नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। पार्टी मजबूती के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारियां भी दे रहा है और इसी कड़ी में सुनील बंसल को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी 2024 में जीत के लिए जरा भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं सुनील बंसल ने भी कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है और जो भरोसा उन पर जताया गया है, उस भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां युवा मोर्चा के नए 2024 की पार्टी जो है बीजेपी वो तैयारियों में जुट गई है और सुनील बंसल को इस दौरान जो है वो अहम जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि युवा मोर्चा के नए प्रभारी इनको बनाया गया है, जिसके बाद से काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा हमें दी गई है उसे बखूबी निभाया जाएगा। और सीएम योगी के साथ भी इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके बाद से सीएम योगी ने इनको बधाई दी है और नए जो इन्हें कर्तव्य सौंपा गया है उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए साथ ही साथ सीएम योगी के द्वारा इन्हें शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो युवा मोर्चा के नए प्रभारी बनाने के बाद से, जब से ये नए प्रभारी युवा मोर्चा के बने हैं, उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में सीएम योगी ने इन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही जो नई जिम्मेदारी इनको मिली है उसको बखूबी निभाने के लिए भी कहा। इस दौरान सुनील बंसल ने भी कहा कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो काफी अहम है और पूरी तरीके से पूरी निष्पक्षता के साथ वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं वो नजदीक है और ऐसे में पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी है, कोशिश कर रही है कि इस बार जो है बीजेपी 400 पार जाए और इसी को लेकर के जो लगातार तैयारियां हो रही है और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने युवा मोर्चा का नया प्रभारी उन्हें नियुक्त किया है। सुनील बंसल को बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है। और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने द्वारा गौवंशों के लिए चलाए गए अभियान की जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, सुनिए। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक परंपरा है, जब तक देसी गाय दूध देती है तब तक पशुपालक उसे पालता है और जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ देता है। तो लगभग ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है। हमने 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक अभियान चलाया था, निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाना और उन्हें आश्रय स्थल पर पहुंचाकर चारा, भूसा, पानी, प्रकाश, ठंड से बचाव के उपाय आदि से की व्यवस्था कराना, ये सारे प्रबंध किए और इस समय लगभग 2.5 लाख गायें हमने आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम कर दिया है। और वहीं नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की पत्नी अनुपमा कुमार ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। नववर्ष की मंगल कामना के साथ मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। 2024 हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है और आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में श्री राम जी का जो मंदिर बनने वाला है और उसकी जो स्थापना होने जा रही है, जिसके स्थापना के समय श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगी, तो सभी देशवासियों के लिए इससे बड़ा गर्व और आस्था का संयोग है और हमारे लिए भी हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और चट नमन करते हैं कि जो सदियों से जो हमारे स्वप्न पल रहे थे और हम लोग चाह रहे थे
हम लोग की इच्छाएं थी सभी देशवासियों की कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बने, वो अब पूरा होने जा रहा है। तो ये हमारे 2024 का बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे देश की। और इसी के साथ ही मैं सभी साधना चैनल के सभी दर्शकों को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामना देती हूँ कि ये वर्ष सबके लिए बहुत शुभ हो। और नोएडा की थाना सेक्टर 63 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने अवैध गांजे की बिक्री करने वाला एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 21 जुलाई 2023 को एक महिला ने सूचना दी थी कि उसके पति वीरेंद्र ने 14 साल के बेटे के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को आरोपी को सेक्टर 135 वजीदपुर टी पॉइंट से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं नोएडा की थाना सेक्टर 24 पुलिस ने एक गांजा तस्कर और वाहन चोर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक स्कूटी और 1 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान संदीप के रूप में हुई है, जो दिल्ली के कोंडली का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आरोपी दिल्ली नोएडा एनसीआर में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने नोएडा सेक्टर 11 वीडियोकॉन चौराहा से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक स्कूटी, 1 किलो 500 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 404 करोड़ की धनराशि की लागत से पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया है। साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को लेकर के 347 करोड़ की धनराशि प्रदान भी की है। वहीं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत समूह ख के नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। पीएम श्री योजना में चयनित विद्यालयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आयोजित समारोह में जिनका मार्गदर्शन भी आप सबको प्राप्त हुआ है, भारत सरकार के स्कूली शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता शिक्षा भारत सरकार श्री संजय कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी,
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एल.के. सुंदरम जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 928 स्थलों पर जहां पर पीएम श्री स्कूल के शुभारंभ का कार्यक्रम आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, वहां से भी जुड़े हुए सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक और प्रधानाचार्यगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उस समय कोरोना जैसी महामारी से भारत के 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही भारत नए भारत के रूप में उसकी आधारशिला शिक्षा बनेगी और शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उन्होंने लागू करते हुए 2020 में पूरे देश को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी और उसी श्रृंखला का हिस्सा है पीएम श्री स्कूल की ये योजना। पीएम श्री स्कूल की योजना प्रधानमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की थी और अभी इसकी कार्य योजना अक्सर होता है घोषणा होने के बाद फिर वह क्रियान्वित होने में उसको 7 साल लग ही जाते हैं, लेकिन मैं आभारी हूं पंडित धर्मेंद्र जी का कि वह आज अपनी पूरी टीम के साथ देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्योंकि लगभग 5 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ पे स्कूली शिक्षा में से जुड़े हुए हैं। इन 5 करोड़ बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए और पीएम श्री स्कूल की ये योजना लॉन्च करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा पीएम श्री विद्यालयों में ITC लैब्स के, स्मार्ट क्लास के, डिजिटल लाइब्रेरी के, बाल वाटिका यूनिट के, अतिरिक्त कक्ष निर्माण का, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, साइंस लाइब्रेरी और वहां के फर्नीचर आदि की व्यवस्था के कार्यक्रम के साथ ही स्पोर्ट्स ग्रांट, इन सभी को यहाँ पे आज प्रदान करके 928 यानी जो 1753 विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर चयनित हुए हैं, प्रथम चरण में इस वर्ष 928 ऐसे विद्यालयों का उत्तर प्रदेश के अंदर चयन किया गया है, जिन्हें अब हम अपग्रेड करते हुए इन्हें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपग्रेड करने का काम करेंगे और इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए एक इंटीग्रेटेड कैंपस स्कूली शिक्षा का हम प्रदान कर पाएंगे। ये हमेशा एक प्रश्न रहा है, क्योंकि 2017 में जब हम लोग आए थे, ये प्रश्न हम सबके सामने था कि गरीब का बच्चा ऐसे विद्यालयों में पढ़ता है जहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे ना शिक्षक है, जहां पे ना कनेक्टिविटी है और जहां पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी थी। और ये प्रश्न उस समय हमारे दिमाग में भी घूमता था, हम लोग भी देखते थे कितनी दुर्व्यवस्था थी। जिस जिले में जाते थे एक प्रश्न उठता था कि साहब अगले सत्र तक विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि अब बच्चे नहीं हैं। देखिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा थोड़ा पढ़ लिखे, उस प्रकार का व्यवस्था देखना चाहता है। लेकिन जब उसको दिखाई नहीं देता था तो वह जहां कहीं भी लगता था वहां अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में
बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हमारे जितने भी विद्यालय हैं, इनमें से हम 96% विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन्हें सुदृढ़ीकरण कर चुके हैं। और सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही यानी इसकी अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, अतिरिक्त कक्ष बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बन चुके हैं, पेयजल की सुविधा में उपलब्ध कराई जा चुकी है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी वहां हम दे चुके हैं। और इसमें सरकार ने अपने पास से पैसा नहीं दिया है, बल्कि इसमें हमने ज्यादा पैसा जन सहभागिता से दिए। कुछ जनप्रतिनिधियों ने, कुछ उद्यमियों ने, कुछ प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कुछ पूर्व पुरातन छात्रों ने धनराशि देकर के उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ने का काम किया। स्कूली शिक्षा में बच्चे जाएं, ड्रॉप आउट रेट को हम नियंत्रित कर सकें, इसके लिए भी कुछ नए प्रयास किए। हमने 2017 में जुलाई मास में ही प्रारंभ किया कि 15 दिन का एक पक्ष का हम लोग स्कूल चलो अभियान चलाएंगे। इसमें हर शिक्षक, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग का अधिकारी इस अभियान के साथ जुड़ा। और इसी का परिणाम है कि जब हमने गत वर्ष ये कहा कि भाई देखो अब बहुत हो चुका है, हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सही संख्या चाहिए और इन्हें आधार से ऑथेंटिकेट करने की व्यवस्था करिए। इस सब के बावजूद मैं कह सकता हूं कि 40 लाख बच्चों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद की विद्यार्थियों में। और फिर हम लोग जब जाते थे अलग अलग जनपदों में जाते थे, हम लोग देखते थे बच्चे खासतौर पर बालिकाओं की संख्या ऐसी ज्यादा थी जो नंगे पैर स्कूल जाती थी। इस भीषण शीतलहरी में एक सामान्य शर्ट पहनकर स्कूल जाती थी। उन्हें समय पे बैग बुक्स नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने फिर तय किया ये सब कार्य सरकार करेगी। चैलेंज था हमारे सामने कि कैसे होगा। हम एक साथ इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के चले। 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हो, प्रदेश के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम हो, प्रदेश के अंदर हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलेंगे, बैग, बुक्स, स्वेटर्स, शूज, सॉक्स, बुक्स और बैग वगैरह हम उपलब्ध करवाएंगे। और आज उसका परिणाम है कि अब हम लोगों ने इसकी धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से देना प्रारंभ कर दिया है। और यहीं पे हम लोग अप्रैल मास में ही सत्र प्रारंभ होते ही डीबीटी के माध्यम से उन बच्चों की अभिभावक के खाते में उस धनराशि को भेजने का काम करते हैं। और सभी बच्चे अब विभाग अपने बच्चे के स्वयं अपनी पसंद के अनुरूप यूनिफॉर्म खरीदते हैं। यह एक कार्यक्रम एक वर्ष शिक्षा का था, यह बेसिक शिक्षा में। और पीएम-श्री स्कूल एक अभिनव प्रयोग है, एक नया प्रयास है और जिसकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। हमने इसका एक प्रयोग यहां पे किया है, वह किया है जिसमें अटल आवासीय विद्यालय जो श्रमिकों के बच्चों के लिए या कोरोना कालखंड में जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खोए हैं, उन बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। पहले चरण में हमने 18 ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए जिनका भी पिछले दिनों ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया है। लगभग 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में हमने वहां पे विद्यालय के भवन बनाए हैं, बालक और बालिकाओं के लिए हॉस्टल भी वहां उपलब्ध करवाए हैं, उनके लिए खेल का मैदान भी दिया है, उनके लिए अत्याधुनिक लैब्स बनाई है, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी वहां तैयार की है। और चयन की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ते हुए जब इस कार्यक्रम को देखा है, उसके पहले 3 महीनों के परिणाम को हम लोगों ने जब देखा
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनके साथ इंटरेक्शन किया तो वे स्वयं अभिभूत थे कि वास्तव में ये परिणाम आने चाहिए, ये अपेक्षा होनी भी चाहिए और ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 57 जनपदों में इसी तर्ज पर इंटीग्रेटेड स्कूल के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ करने की कार्रवाई की है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोग पहले से तैयार कर चुके हैं, जो राशि इसी सत्र में हम लोग उन सभी जनपदों के लिए तैयार करने जा रहे हैं। आज एक पीएम श्री स्कूल की जो योजना है, इस योजना के साथ हमारी सभी मान्य जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों को भी कवर करते हैं। और जब 1723 विद्यालय एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश की नगर निकाय की सब इसके दायरे में आएंगे। कस्तूरबा के गांधी विद्यालय से जुड़ी हुई जो सफलतम कहानी है वह आपके सामने है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना कालखंड में हम लोगों के सामने था कि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो कोचिंग करने के लिए जिन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर जाना होता था, और उस समय जब लॉकडाउन लगा हर अभिभावक कहता था हमारे बच्चों को वापस बुलाओ। खैर उस समय उन बच्चों को सकुशल वापस बुलाने में डबल इंजन की सरकार ने अपना योगदान दिया, इसलिए बच्चे सकुशल आए। हम लोगों ने तब कहा बात टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी हर जनपद में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कोई भी बालक और बालिका नीट की, IIT जेईई की, NDA की, CDS की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की या UPSC की तैयारी के लिए इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है। अच्छी फैकल्टी को हमने उनके साथ जोड़ा है और इसके साथ ही हमारी जो प्रशिक्षु IAS होते हैं, IPS होते हैं, PCS होते हैं, PPS होते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से निकले हुए जो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक उसे पास किया है, उन सबको हम अनिवार्य रूप से कहते हैं कि आपको एक क्लास जरूर लेनी है। उन बच्चों के लिए 1 घंटा आप जरूर दीजिए और 1 घंटा प्रतिदिन आप देंगे। बहुत सारे इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। और यूपी के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे वो UPSC की किसी भी परीक्षा का हो, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या नीट या IIT जेईई का हो, इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों की सिलेक्शन की गति और उनकी दर में बढ़ोतरी हुई है। आज हम लोग जिन कार्यक्रमों के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसमें माध्यमिक शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आपके करकमलों से हम लोग प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत उन विद्यालयों को भी धनराशि यहाँ पे आवंटित की है। प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ शिक्षा की माध्यमिक में 3 प्रकार की व्यवस्था है। एक जो पूरी तरह गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, एक दूसरी प्रकार की व्यवस्था है जो 1989 के पहले निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित विद्यालय थे। गवर्नमेंट ने उन्हें ऐड दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका था, गवर्नमेंट ने उन्हें ऐड प्रदान किया। वे विद्यालय चल रहे हैं, वहां भी शिक्षकों की तैनाती गवर्नमेंट करती है। और तीसरा है जो स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रबंधन का अपना लैंड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी नियुक्ति की प्रक्रिया वे करते हैं। तीनों प्रकार की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में प्रदेश के अंदर संचालित है। लेकिन प्रदेश के अंदर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा संचालित जितने भी इंटर कॉलेजेस थे या बालिका गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थे, इनके बहुत अत्यंत जर्जर हो चुके थे। हम कहीं जाते थे, कभी वे विद्यालय वहां के एक मॉडल विद्यालय हुआ करते थे, जर्जर हो गए थे। कुछ अनदेखी के कारण थे, क्योंकि बीच का एक ऐसा कालखंड का था जो उत्तर प्रदेश के जैसे अंधकार युग था। उस अंधकार युग से जब उभरे तो अभी अंधकार युग से केवल सरकारी नहीं उभरी है, इन विद्यालयों को भी उभारना पड़ेगा।
और हम लोगों ने हर विद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था की कि गवर्नमेंट के हर विद्यालय को गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी, नया भवन बनाएगी, उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम भी करेगी। लेकिन गवर्नमेंट एडेड विद्यालय जो थे, जो निजी प्रबंधन के माध्यम से संचालित थे, गवर्नमेंट वहां पे ऐड देती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने केवल ये भी तय कर दिया था कि किसी भी विद्यालय के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी न रहे, जिससे कुछ न कर सके। और ये स्थिति थी। दो प्रकार के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा में किए। सबसे पहले था कि प्रदेश में एक बहुत अच्छा यानी स्थिति, पिछली सरकार ने एक चीज में महारत हासिल की थी। तो लखनऊ से सीएम योगी को सुन रहे थे आप। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।